हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आज की इस क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, जो कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर इस थ्योरम को अगर आप समझ जाते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर जो हाइपोथेसिस आप करने वाले हो या फिर आप उसके अंदर एस्टिमेशन करने वाले हो, उन सब का क्या क्या मतलब होता है, क्या उसका रोल होता है और कैसे आप उससे कंक्लूजन जो है वो एक ड्रॉ कर सकते हो। तो हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम की पहले स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, क्या ये स्टेटमेंट में कह रहा है, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप कह रहा है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, इट स्टेट दैट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पलिंग मीन अप्रोचेज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो आप सैम्पलिंग मीन निकालते हो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो आपने सैम्पलिंग मीन निकाला है वो क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर। यानी जो उसका कर्व है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप में जाएगा एज द सैंपल साइज गेट्स लार्जर। यानी जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा सैंपल साइज को इंक्रीज करते जाओगे, सैंपल साइज अगर आपने 10 लिया है, 15 लिया है, 20 लिया है, 30 लिया है, सैंपल साइज का मतलब कि जो आपके पास वहाँ पर पूरा का पूरा जो डाटा होगा उसमें से आपने 4 के सैंपल ले लिए या 5 के सैंपल ले लिए, 6 के सैंपल ले लिए। जितना ज़्यादा आप सैंपल साइज बढ़ाते जाओगे, आपने 6 का सैंपल लिया या 10 का, तो 10 जो साइज़ है वो बड़ा है, तो जितना ज़्यादा आप साइज़ बढ़ाते जाओगे वो जो आपके पास जो कर्व आएगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेंडेंसी का कर्व बनता जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व की जो शेप है उस फॉर्म में वो आता जाएगा जैसे जैसे आप एन की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे। नो मैटर वट एवर बी द शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है वो पहले कैसी है इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप में है या फिर वो स्क्यूड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर वो सिमेट्रिक है या फिर वो पॉजिटिव स्क्यूड है, कैसा भी हो, आपका जो आंसर है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो कर्व होता है, जो सिमेट्रिक कर्व होता है, उस शेप में एक धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाएगा जैसे जैसे आप सैंपल साइज को बढ़ाते जाओगे। इसकी एक और स्टेटमेंट आप समझ सकते हो, कई जगह आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने को मिलेगी। इट आल्सो स्टेट दैट द मीन ऑफ द रैंडम सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द एनी डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। जो रैंडम सैंपल है आपके पास उसका मीन दे रखा है म्यू और वेरिएंस दे रखा है उसका सिग्मा स्क्वायर, विल हैव एन अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इक्वल्स टू म्यू एंड द वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर बाय एन। यानी अगर आप जब यहाँ पर जब सैंपल साइज आप जैसे जैसे लोगे, अगर आप सैंपल साइज जितना भी आप लोगे उसके हिसाब से जब उन सब का आप अलग अलग मीन निकालोगे तो जो मीन आएगा ना वो तो अप्रोक्सीमेट मीन के बराबर ही रहेगा। जो आपके पास पॉपुलेशन मीन पहले का है वो उसके बराबर ही रहेगा, लेकिन जो वेरिएंस है उसका वो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय एन। यानी अगर आपके पास सैंपल साइज 10 है तो यहाँ 10 से डिवाइड कर देंगे, 30 है तो 30 से डिवाइड कर दे जाएंगे। यानी जो वेरिएंस है ना उसका वो कम होता जाएगा, उसमें वेरिएशंस कम होती जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपके पास कोई डाटा दे रखा है आपको, अभी जो डाटा आपके पास ये कुछ कैसा भी मतलब हिस्टोग्राम है या कुछ और कर्व है, जैसा भी है वो आपको एक डाटा दे रखा है। बहुत सारे इसके अंदर आपके पास हिस्टोग्राम है, लेट्स से 1000 आपके पास डाटा है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 3 के सैंपल मीन लेते हैं, सैंपल साइज जो है 3 लेते हैं। यानी हमने यहाँ से 3 का ग्रुप लिया, उसका हमने मीन निकाला और मीन निकालने के बाद जब हम उसको प्लॉट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास ये डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि मीन उसका क्या आएगा। लेकिन अगर आप इसका मीन ऐसे निकालेंगे ना तो इसका जो मीन है वो लगभग उसकी अगर आप शेप देखोगे ना तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसकी शेप की तरफ ये टेंड करेगा। यानी उसकी इस तरह की जो ये शेप बनाएगा, पहले ये कैसा है कैसा नहीं है डजेंट मैटर, लेकिन अब जो आएगा वो नॉर्मल शेप की तरफ ये बनता जाएगा। जैसे जैसे आप इसका सैंपल मीन बढ़ाते जाओगे, सैंपल साइज बढ़ाते जाओगे, n की जगह 3 लिया आपने तो ये आ गया, n की जगह अगर हम 10 लेंगे तो ये क्या होगा, ये इसका जो वेरिएंस है ना ये और कम हो जाएगा। ये और कम हो जाएगा, इसकी जो पीकेडनेस है ना ये पीकेडनेस की बढ़ती जाएगी और ये चीज़ इसकी वेरिएंस जो इसकी कम होती जाएगी। तो ये कर्व जो आपका इस तरह से नॉर्मल शेप के अंदर आता जाएगा। अगर हम इसका n और इंक्रीज कर देंगे, n इसका अगर हम और इंक्रीज कर देंगे तो ये प्रॉपर और उसी शेप में आता जाएगा। जो नॉर्मल शेप होती है हमारी बेल शेप कर्व होता है ये उस शेप में आता जाएगा।
इसकी जो पीकेडनेस है वो हालांकि बढ़ती जाएगी, लेकिन ये चीज़ इसकी कम होती जाएगी थोड़ा सा, और ये इसको हम कम कर देते हैं, ये मतलब कम होता जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपके पास डाटा क्या दे रखा है और आपने उसमें से n की वैल्यू क्या ली है। लेकिन जितनी आप n की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाओगे ना, पीकेडनेस इसकी बढ़ती जाएगी, ये जो हाइट है ना इसकी ये बढ़ती जाएगी, जो मीन है ये बढ़ता जाएगा। आप सबका जब कलेक्टिव मीन निकालोगे, वो मीन जो ओरिजिनल मीन था वो उसके बराबर ही रहेगा, कलेक्टिव मीन सबका, ठीक है। लेकिन ये जो वेरिएंस है ना ये आपका कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। अब ये वाला जो डाटा आपको दे रखा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये नॉर्मल शेप में पहले से हो, ये हो सकता है कि नॉर्मल शेप में हो ही ना। सपोज़ हम कुछ इस तरह का ले लेते हैं कि यहाँ पर ये नेगेटिवली स्क्यूड है, इस तरह का है। तो इसमें भी आप जब सैंपल साइज़ लोगे, सैंपल साइज़ के हिसाब से जब आप उसका डाटा यहाँ पर प्लॉट करोगे, तो ये भी नॉर्मल की कर्व में नॉर्मल शेप में आता जाएगा। फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पर जब आप n को थोड़ा कम लोगे, जैसे n अगर आप यहाँ 3 लोगे ना, तो इसकी जो शेप है वो नॉर्मल की तरफ आएगी तो सही, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगी, मतलब ये स्क्यू टाइप में ही रहेगा, ऐसे ये स्क्यू टाइप में ही रहेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसी तरह से। लेकिन जैसे जितना आप ये n बढ़ाते जाओगे ना, n अगर आप 30 या उससे ज़्यादा लोगे, जो ज़्यादातर हम यहाँ पर n जो है वो 30 प्रेफर करते हैं। अब जब आप n 30 या उससे ज़्यादा लोगे, तो यहाँ पर आपके पास किसी भी तरह का नॉर्मल हो या सिमेट्रिक हो या फिर नेगेटिवली स्क्यूड हो या पॉजिटिव स्क्यूड हो या फिर वो नॉर्मल शेप में ना भी हो, तो भी जब आप उसका कर्व बनाओगे ना, तो वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होती है हमारी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सिमेट्रिक अगर हम बात करें तो ये, ठीक है, यहाँ पर ये सिमेट्रिक होता है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो शेप है उसमें ये आता जाएगा। पीकेडनेस बढ़ती जाएगी, जितना n बढ़ेगा पीकेडनेस बढ़ती जाएगी, वेरिएंस उसका कम होता जाएगा। तो ज़्यादातर जो प्रेफर किया जाता है डाटा को, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में लाने के लिए n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 30 लिया जाता है। तो ये हमारी सेंट्रल लिमिट थ्योरम है। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि जो भी डाटा आपको दे रखा है, जो भी पॉपुलेशन मीन आपको निकालना दिया हुआ होता है, जैसे जैसे आप उसका सैंपल साइज़ बढ़ाते जाओगे, उस डाटा को फिर हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमेशा नॉर्मल शेप की जो कर्व है उसमें, वो बेल शेप जो कर्व जिसे आप बोलते हो, उस कर्व में वो कन्वर्ट होता जाएगा।